नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, समास प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के पूर्व की वीडियो में हमने अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आज हम समास का जो तीसरा भेद है उस तीसरे भेद को पढ़ते हैं। देखिए, जो तीसरा भेद था वो आपके कर्मधारय था। कौन सा? कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब देखिए, कर्मधारय समास में किस प्रकार के सामासिक पद आते हैं उसके बारे में हम जानते हैं और उसके बाद में फिर इनकी परिभाषा लेते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास में हमने पढ़ा था कि जो पहला पद अव्यय और उसके बाद में जो दूसरा पद है वो संज्ञा युक्त होता है। अधिकांश ये था कि जो प्रारंभिक पद है वो अव्यय और उसके बाद में जो दूसरा या जो यूं कहे कि जो उत्तर पद है वो आपके संज्ञा युक्त होता है। और कहीं कहीं ये भी नियम में पढ़ा था कि जहां आपके अव्यय या संज्ञा युक्त पदों की पुनरावृत्ति होती है उस स्थिति के अंदर अव्ययीभाव समास होता है। लेकिन आज हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास के अंदर जो सामासिक पद है वो किस स्थिति में रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक होता है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये छोटी कक्षा में हमने पढ़ लिया। विशेषण के बाद में संज्ञा, अर्थात कहने का आशय है कि जहां पूर्व पद विशेषण और उसके बाद में उत्तर पद अगर संज्ञा युक्त है तो उस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहता है? कर्मधारय समास रहता है। एक और स्थिति होती है विशेषण प्लस संज्ञा। इस समास को हम द्विगु समास के रूप में लेते हैं और यहां लेते हैं कर्मधारय समास। ये पहली स्थिति, सामासिक पद की पहली स्थिति के बारे में जानते हैं कि जहां विशेषण और उसके बाद में संज्ञा युक्त हो तो उस स्थिति के अंदर कर्मधारय और द्विगु भी हो सकता है। तो किस स्थिति में या विशेषण की कौन सी ऐसी अवस्था है उसके अंतर्गत कर्मधारय रहेगा और विशेषण की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत द्विगु रहेगा। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमने पढ़ा था प्रारंभिक कक्षाओं में विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। देखिए, गुणवाचक विशेषण। सेकंड, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में तीसरा संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद में चौथा संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद में पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। अब देखिए, इस विशेषण को अपन मूल रूप में 2 भागों में बांटते हैं। ध्यान दीजिए, विशेषण को मूल रूप में हम 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, एक गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा आपके संकेतवाचक और जो चौथा है आपके पांचवा व्यक्तिवाचक। इन विशेषणों को हम लेते हैं असंख्यावाचक विशेषण। असंख्यावाचक विशेषण भले ले लो आप, असंख्यावाचक विशेषण। और एक है आपके ये संख्यावाचक विशेषण। अर्थात कहने का आशय है कि जहां पर कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करता है या संज्ञा की संख्या को अगर प्रकट करता है तो उस स्थिति में रहेगा संख्यावाचक। और जहां संख्या को प्रकट न करके बाकी सारे जो अन्य जो गुण हैं उनको प्रकट करते हैं उन्हें हम कहते हैं असंख्यावाचक विशेषण। अर्थात कहने का आशय कि जहां विशेषण के अगर माना कि ये 4 भेद आ रहे, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण में से अगर कोई शब्द है और उसके बाद में संज्ञा युक्त है तब उस स्थिति के अंदर रहेगा कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। और अगर विशेषण का आपकी संख्यावाचक भेद है और वो आ रहा उसके बाद में संज्ञा आ रही है तब उस स्थिति के अंदर आपके कौन सा समास रहेगा? द्विगु समास रहेगा। देखिए, विशेषण की अगर
असंख्यावाचक पद है और उसके बाद में संज्ञा है, तब उस स्थिति के अंदर रहेगा कर्मधारय समास। और अगर विशेषण का संख्यावाचक और उसके बाद में संज्ञा पद आ रहा है, तब उस स्थिति के अंदर रहेगा द्विगु समास। ये हालांकि द्विगु समास को जब हम अलग से पढ़ेंगे तब समझ लेंगे कि किस स्थिति के अंदर आपके वो द्विगु समास होता है। तो हम आज यहाँ कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली स्थिति ये बनती है कि अगर कहीं पर भी विशेषण कौन सा, असंख्यवाचक विशेषण, और उसके बाद में संज्ञा पद है, तो उस स्थिति के अंदर आपके कौन सा समास रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा। जैसे हम यहाँ आज उदाहरण लेते हैं, देखिए एक शब्द है सुंदर बालक। उदाहरण देखिए, सुंदर बालक। यह आपकी सुंदर क्या है, विशेषण है, बालक क्या है, संज्ञा है। अब यहां देखोगे तो ये विशेषण है, ये आपके असंख्यावाचक विशेषण आ रहा है। कौन सा विशेषण में भी अगर भेद पूछा जाता है तो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। तो कहने का चीज जहां गुणवाचक हो या आपके परिमाणवाचक हो, संकेतवाचक हो या व्यक्तिवाचक, अगर विशेषण की ये भेद है और उसके बाद में संज्ञा युक्त है, तब उस स्थिति के अंदर कर्मधारय समास ही रहेगा। जिससे सुंदर बालक, तो सुंदर है जो बालक, सुंदर है जो बालक, सुंदर है जो बालक, इसका समास विग्रह इस तरीके से होगा। जैसे एक शब्द है वीर वाला, वीर वाला, वीर बाला, बाला या बालिका संज्ञा युक्त पद है, वीर उनकी विशेषता गुणवाचक विशेषण। तो वीर है जो बाला, वीर है जो बाला, समास विग्रह इस तरीके से किया जाएगा। अगला माना कि एक शब्द आपके पूछा जाता है नील कमल, नील कमल। तो ये आपके कमल है, यह आपकी संज्ञा युक्त पद है, नील है ये विशेषण है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब देखिए इन उदाहरणों से हमें एक बात नजर आ रही है, ध्यान से देखिए। जहां कोई पद है विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहां आपके जितने भी उदाहरण आ रहे हैं ये किसके आ रहे हैं, विशेषण के आ रहे हैं। और जो द्वितीय पद है विशेषण उनकी विशेषता बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ये पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ रखा है। विशेषण जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है वो होता है विशेष्य। तो यहाँ कर्मधारय समास में एक तो स्थिति हमें ये नजर आ रही है कि जहां विशेषण और विशेष्य का मेल होता है तो उस स्थिति के अंदर कर्मधारय समास रहता है। पहली स्थिति तो ये बन रही है। इन जितने उदाहरण हमने पढ़े हैं उन सारे उदाहरणों में एक स्थिति हमें क्या नजर आ रही है कि कहीं पर भी अगर विशेषण और विशेष्य का मेल है तो उस स्थिति के अंदर अपने कौन सा समास रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा। ये सारे उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है, विशेषण और विशेष्य। ये हम उनकी परिभाषा में भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और उदाहरणों के बारे में हम जानते हैं। देखिए एक है चंद्रमुख, मुखारविंद, मुखारविंद। इससे एक पहला उदाहरण चंद्रमुख और दूसरा है मुखारविंद। ये विशेषण और विशेष्य की तुलना में थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे से तुलना हो रही है। जब तुलना होती है तो ये दो शब्द आपको याद रखना है, एक उपमान, एक उपमेय। याद रखना क्या, उपमान और उपमेय, इन दोनों के बारे में आप पहले जान लीजिए। उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। जिसकी तुलना की जाती है किसी शब्द से या किसी से तुलना होती है तो वहाँ उपमान और उपमेय होते हैं। जैसे एक सुंदर स्त्री है और उनके मुख की तुलना चंद्रमा से होती है, क्या उनका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये चंद्र क्या है, ये उपमान है। जिसकी तुलना हो रही है वो मतलब जिसकी तुलना होती है वो तो आपके
एक यहाँ आप वापस ध्यान से सुनिए, तुलना यहाँ किससे हो रही है? मुख की चंद्रमा से कर रहे हैं, तो ये आपके चंद्र क्या है? उपमान है, और जिसको उपमान दिया जाता है वो आपके होता है उपमेय होता है। तो यहाँ आपके उपमा किसकी दी जा रही है? चंद्रमा की दी जा रही है। किसको दी जा रही है? मुख को दी जा रही है। अब जिसकी उपमा दी जाती है वो होता है उपमान, और जिसको दी जा रही है उपमा वो होता है उपमेय। तो यहाँ ये चंद्र है, ये उपमान है, और मुख है, ये उपमेय है। तो चंद्र के यहाँ चंद्रमा के समान मुख, इसका ये आपके समास विग्रह होगा, चंद्रमा के समान मुख। और मुखारविंद, यहां आपकी संधि भी है, मुख धन अरविंद, दीर्घ संधि भी है। अरविंद का अर्थ होता है कमल, मुखारविंद, कमल के समान मुंह, कमल के समान मुंह, या मुख लिख दो बने। तो यहां स्थिति एक इन सामासिक पदों से ये लग रहा है कि जहां उपमान और उपमेय का मेल होता है, तो ऐसे सामासिक जो पद है वो भी किसके अंतर्गत रहेंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत रहेंगे। अर्थात जहां कहने का आशय है कि विशेषण विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का मेल होता है, तो उस स्थिति के अंदर कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहता है। तो ये तो इनकी परिभाषा को समझने के लिए उदाहरण लिखे थे, अब हम इनकी परिभाषा को लिखते हैं। परिभाषा को आप गौर से लिखिए। परिभाषा में लिखिए, वह समास जहां विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। परिभाषा को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि वह समास जहां विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का मेल होता है, तब उस स्थिति के अंदर है कर्मधारय समास होता है। अब हमने एक अविभाव समास में और कर्मधारय के समास में भी कुछ समानताएं होती है। अविभाव समास में हमने क्या पढ़ा था कि जहां प्रारंभिक पद अगर उपसर्ग युक्त है और उसके बाद में द्वितीय पद संज्ञा युक्त है, तो वह कौन सा समास पढ़ा था? अविभाव समास। लेकिन एक बात यहां नोट करने योग्य है, देखिए जहां पर जो आपके उपसर्ग है कहीं पर भी विशेषता को प्रकट करने लग जाए, कोई विशेषता है या गुण को प्रकट करने लग जाता है, तब उस स्थिति के अंदर आपके अविभाव समास न होकर के कर्मधारय समास रहेगा। देखिए आपके एक शब्द में यहां उदाहरण के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। सपूत, सद्भावना, सच्चरित्र, खुशबू। अब इन चार उदाहरणों को आप देखिए। सपूत में स उपसर्ग, सद, यहां आपके सत, और ये खुश। ये आपके चारों जो पद दिए गए हैं, जो समस्त पद दिए गए, इन चारों में जो प्रारंभिक पद है वो उपसर्ग युक्त है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ आपके अविभाव समास न होकर के कर्मधारय समास होगा। अब क्यों होगा? इस पंक्ति को आप नोट लिख लीजिए, नोट करके इस विशेष नियम लिख लीजिए कि जहां पर जो उपसर्ग है वह उनके प्रयोग करने से सामासिक पद में अगर वो कहीं पर विशेषता को प्रकट करने लग जाता है, गुण को प्रकट करने लगता है, तब उस स्थिति के अंदर कर्मधारय समास ही रहेगा। जैसे यहां आपके सपूत, अच्छा है जो पूत, ये पूत की विशेषता बता रहा है। स जो है ये पूत की विशेषता बता रहा है। यहाँ अच्छा है जो पूत, अच्छा है जो पूत, अच्छा है जो पूत। दूसरा सद्भावना, अच्छी है जो भावना, अच्छी
है जो भावना, अच्छी है जो भावना। उसके बाद में सच्चरित्र, अच्छा है जो चरित्र, अच्छा है जो चरित्र। अगला है खुशबू, अच्छी है जो गंध, अच्छी है जो बू लिख सकती हो, भले ही आप गंध भी लिख सकती हो। तो इस स्थिति के अंदर आपको कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। वापस इसको आप एक नियम नोट करके लिख दे, विशेष तथ्य के अंतर्गत लिख दे। ये मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। अब आप लिखिए यहां विशेष नियम में लिखो पहला विशेष तथ्य। देखो अगर उपसर्ग, यदि उपसर्ग किसी विशेषता को यदि उपसर्ग किसी विशेषता को प्रकट करता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। तो वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। देखिए वापस ध्यान से, नियम में क्या लिखा कि अगर उपसर्ग किसी विशेषता को प्रकट करता है तो वहां आपके कर्मधारय समास होता है। अब देखिए हम आगे अविभाव समास में एक और विषय हमने पढ़ा था कि जहां पहला पद और द्वितीय पद समान होता है तो उस स्थिति के अंदर अविभाव समास होता है। लेकिन अविभाव समास है उसी स्थिति में रहेगा कि जब अव्यय या किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति हो। अगर किसी पर विशेषण की पुनरावृत्ति हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर कर्मधारय समास रहेगा। जहां पहला पद काला काला, लाल लाल, पीला पीला, गोल मटोल, तो गोल चिट्ठा, ऐसे जितने भी उदाहरण बनते हैं तो उस स्थिति के अंदर भी कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। भले ही पहले और द्वितीय पद की पुनरावृत्ति होगी, बीच में योजक चिन्ह भी रहेगा, लेकिन वहां कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। तो वापस ध्यान से सुनिए कि जहां विशेषणों की आवर्ती होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो उस स्थिति में कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। विशेषणों की पुनरावृत्ति में कर्मधारय समास रहता है। अब एक और चीज यहां नोट करने योग्य है कि हम जब इस कर्मधारय समास के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जहां दोनों विशेषण पद होता है, जब पूर्व पद या उत्तर पद दोनों ही विशेषण होते हैं, तब उस स्थिति में हमने यहां पढ़ा है कर्मधारय समास। लेकिन याद रहे कि अगर यही पहला और दूसरा, अगर ये दोनों विलोम शब्द है, तब उस स्थिति में वो भले ही दोनों ही विशेषण युक्त है तो उस स्थिति में द्वंद्व समास रहेगा। विलोम अगर है तो वो आपके जाएगा द्वंद्व समास में, और अगर यहाँ दोनों पद विशेषण है और विलोम नहीं है तब उस स्थिति के अंदर कर्मधारय समास रहेगा। तो ये तीन स्थितियां होती है, ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर किसी संज्ञा या अव्यय की पुनरावृत्ति होती है तो अव्ययभाव समास रहेगा, और विशेषणों की पुनरावृत्ति होती है कर्मधारय समास रहेगा। और अगर विशेषणों की पुनरावृत्ति किसी विलोम शब्द के रूप में होती है तब उस स्थिति के अंदर आपकी रहेगा द्वंद्व समास। अब देखिए वापस कर्मधारय समास की कौन कौन सी स्थितियां होती है। पहली स्थिति में पढ़ा था विशेषण, और विशेषण कौन सा? असंख्यावाचक विशेषण, और उसके बाद में संज्ञा युक्त पद होता है, तब उस स्थिति के अंदर आपके कर्मधारय समास रहेगा। द्वितीय स्थिति पढ़ा था उपमान और उपमेय, जहां जिस सामासिक पद में उपमान और उपमेय की मतलब एक दूसरे से किसी की तुलना होती है, जैसे मुखारविंद है, चंद्रमुख है, तो यहाँ उसमें एक दूसरे की तुलना होती है, कनक लता है, ऐसे मतलब जो रूपक अलंकार के ऐसे जो सामासिक पद बनते हैं वो समस्त पदों में उपमान उपमेय का मेल होता है, तब उस स्थिति के अंदर कर्मधारय समास रहेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि विशेषणों की पुनरावृत्ति होती है, विशेषणों की पुनरावृत्ति होती है, तब उस स्थिति के अंदर कर्मधारय समास है। शर्त यह है कि वो विलोम शब्द नहीं हो। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पहला पद अव्यय उपसर्ग युक्त और द्वितीय पद संज्ञा युक्त है, और अगर जो उपसर्ग है वो विशेषता के रूप में है, विशेषता प्रकट करता है, तब उस स्थिति के अंदर भी कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। तो फिर ये विद्यार्थियों को कर्मधारय समास
बड़ा है नहीं, समझने के लिए 3-4 बिंदु यही है। अब हम इनको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए कुछ मैं यहां उदाहरण दे रहा हूं कर्मधारय समास के। एक मिनट यहां आप लिखिए। लाल मिर्च, दूसरा उदाहरण आप लिख लीजिए आप, कुपात्र, तीसरा आप लिख लीजिए सुगंध, चौथा आप लिख लीजिए प्रधानाचार्य, और 5 आप लिख लीजिए कनकलता। देखिए पहले उदाहरण में लाल मिर्च, पहला पद क्या है? विशेषण है, यहां संज्ञा है, यहां इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहां आपके क्या हुआ? लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, समास विग्रह, लाल है जो मिर्च। कुपात्र, ये याद रखना है, ये मैंने आपके यहां क्यों लिखा है। देखिए कुपात्र, कहीं पर भी जिस सामासिक पद में अगर पहला पद कु है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अधिकांश जो संभावना है वो आपके कर्मधारय समास की बनती है। और याद रहे जो कु उपसर्ग है समास विग्रह करते समय कु हमेशा कुत्सित में बदलेगा। किस में बदल जाएगा? कुत्सित में बदल जाएगा। देखिए कुपात्र, कुत्सित है जो पात्र, कुत्सित है जो पात्र, कुत्सित है जो पात्र। सुगंध, या फिर एक नियम हमने पढ़ा था कि जहां आपके उपसर्ग है वो विशेषता को प्रकट करता है, तब उस स्थिति के अंदर वो आपके किस समास के अंतर्गत जाएगा? कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा। सुगंध, अच्छी है जो गंध, अच्छी है जो गंध। प्रधानाचार्य, देखिए प्रधान और आचार्य संधि भी है, यहाँ दीर्घ संधि, समास भी है। प्रधान आचार्य, प्रधान है जो आचार्य, मतलब सारे अध्यापकों जो मुख्य होता है उसे प्रधानाचार्य कहते हैं। तो उनकी विशेषता बताई जा रही है आचार्य की। प्रधान है जो आचार्य, प्रधान है जो आचार्य। कनक लता, उपमान उपमेय वाला, कनक रूपी लता, कनक रूपी लता, सोने की समान लता। तो ऐसे जितने भी उदाहरण बनते हैं ये सारे के सारे उदाहरण है वो आपके किस समास के अंतर्गत रहते हैं? कर्मधारय समास के अंतर्गत रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कर्मधारय समास के अंतर्गत हम इतना ही पढ़ते हैं और आगे आगामी कक्षा में अध्ययन करेंगे।